नमस्कार। आज हम कक्षा नौवीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग प्रथम के प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा कहानी के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। दोनों मित्र जिनको कौंजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, हीरा और मोती, वो आगे सोचते हैं कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। साबिका का अर्थ है मौका। ऐसा पहली बार उनके जीवन में आया था कि पूरा का पूरा दिन बीत गया और उनको खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। टकटकी लगाए ताकते रहना, टकटकी लगाए रहना, इसका अर्थ है लगातार देखते रहना, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति का अर्थ होता है संतुष्टि। इससे क्या संतुष्टि होती? रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने फिर सर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ। अब वो क्या कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, हमको यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए। और वो दोनों आपस में बातें करते हैं कि आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। बूते शब्द का अर्थ है दम। बस इसी दम पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। चिपड़ का अर्थ होता है पट्टी। मिट्टी की एक पट्टी निकल आई। साहस बढ़ा। जैसे ही वो मिट्टी की चिपड़ निकली तो उनका साहस बढ़ा, हिम्मत बढ़ गई। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांची हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़े। जान से हाथ धोना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मर जाना। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। यहाँ इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। देह यानी शरीर, किसी के भी शरीर में कोई जान नहीं है। कोई किसी की हलचल ही नहीं हो रही है किसी के शरीर में। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो फिर मैं भी चोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा
मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी जो शब्द है उसका अर्थ है विरोधी। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, उनमें चेतना जाग उठी, वो सचेत हो गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, क्योंकि गधे थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? विपत्ति, विपत्ति शब्द का अर्थ है संकट। तो आज अगर तुम संकट में पड़ गए हो तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके तुमसे दूर चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। अपने बंधु कौन? हीरा के पास आकर के वो वहाँ बैठ गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। अब वो 1 सप्ताह तक वहाँ पर एक ही स्थिति में बंधे हुए थे और किसी ने भी चारे का एक तिनका भी नहीं डाला। तृण का अर्थ होता है तिनका। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए, इतने पतले हो गए कि उनसे उठा भी नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ जो जानवर थक जाते हैं तो उनकी जो हड्डियाँ निकल जाती है, पसलियाँ वगैरह, जो सारी शरीर की जो हड्डियाँ निकल जाती है ऊपर से दिखने लगती है, उनको ठठरियाँ कहते हैं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी वो जो किसी को बुलाने के लिए। तो दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। अब मन फीका करना यानी मुंह उतारना। मन फीका करना का अर्थ क्या है? मन फीका करना यानी मुंह उतारना। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? ऐसे जो बैल थे बिल्कुल दुर्बल, पतले, थके हुए से, मरे हुए से, ऐसे बैलों को कौन खरीदता? अब उनकी नीलामी होने जा रही थी। सहसा एक दढ़ियल आदमी का अर्थ होता है दाढ़ी वाला। दढ़ियल का अर्थ होता है दाढ़ी वाला आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। मुद्रा यानी उसकी जो बनावट थी वो बहुत ही कठोर थी। वो आया और दोनों मित्रों के कुलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अंतर्ज्ञान यानी मन ही मन उनको जो ध्यान आया कि अब हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, ऐसा सोचकर उन जो है वो दोनों भयभीत हो उठे। दिल कांप उठना यानी भयभीत हो जाना। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। भीत नेत्रों से यानी डरी हुई आंखों से देखा और सिर झुका लिया।
हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। गया के घर से नाहक भागे, नाहक भागे यानी व्यर्थ में ही भागे। अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। उस लड़की के रूप में, कौन सी लड़की के रूप में? भैरव की बेटी के रूप में, जो रोज आती और उनको 2 रोटियां दी जाती थी। यह आदमी छुरी चलाएगा। अब वो दोनों मन में बातें करते हैं। क्या करते हैं कि अगर हमारी नीलामी हो गई और हम इसके हाथों बेचे गए तो ये आदमी हमारे ऊपर छुरी चलाएगा, हमें मार डालेगा, काटेगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ आगे बढ़े। दोनों की बोटी बोटी शरीर की जो नस नस है वो कांप रही थी, डर रहे थे। बेचारे पांव तक न उठा सकते, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडे जमा देता था जो आदमी था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। अब रेवड़ जो पशुओं का झुंड होता है उसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पशु होते हैं। वो हरे हरे खेत में चरता हुआ उनको नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, खुश थे, बहुत चिकने थे, चंचल थे। कोई उछल रहा था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर करता जो जानवर जुगाली करते हैं बैठे बैठे, चारा खाने के बाद में वो जो चारा है वो वापस अपने मुंह में लाते हैं और ऐसे मुंह हिलाते रहते हैं ताकि वो चारा पचा ले। तो वो जो मुंह हिलाते हैं, बैठे रहते हैं, चारा जैसे खा रहे हों वैसे, तो उसको पागुर कहते हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को भी चिंता नहीं थी कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ में कैसे पड़े दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। अब अचानक जैसे वो आगे आगे बढ़ते गए तो उनको ऐसा लगा कि ये तो कोई जाना पहचाना कोई रास्ता है, परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत है, वही बाग है, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण, हर पल उनकी जो है गति, चलने की जो गति थी वो तेज होने लगी। सारी थकान उनकी दूर हो गई, सारी दुर्बलता उनकी गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही घर आ गया है। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। पूर यानी वो जो खेत जोतते हैं तब वैसा कुछ पानी निकालते थे, तो उसको पूर कहते हैं। वो जो रस्सी होती है उसको पकड़ करके खींचते हैं तो पानी बाहर निकलता है। वो यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजीक आ गया है। नजीक का अर्थ होता है नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़ कर थान पर चलो। अब वो दोनों आपस में बातें करने लगे थे, मन ही मन, अपनी गुप्त जो उनकी शक्ति थी बातें करने की, उनमें कि भाई ये तो अब अपना ही घर है, ये हमें जाने नहीं देगा, इसलिए मैं इसको मार देता हूँ। और तो उसका दूसरा साथी कहता है, नहीं मारो मत, दौड़ करके अपन अपने थान पर चलते हैं। थान जहाँ पर बांध करके इनको चारा दिया जाता है उसे थान कहते हैं। वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करने लगे। उन्मत्त होकर यानी मस्त होकर, प्रसन्न होकर। कुलेले यानी मस्ती से उछल कूद करने लगे। दोनों दौड़कर अपने
स्थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार का अर्थ है क्या हक है। मेरे बैल को कोई नीलाम कर दे, उसका किसको हक है? मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, मैं नीलाम करूंगा तो नीलाम होंगे। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। झल्लाकर यानी क्रोध से, गुस्से से उनको जबरदस्ती पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और जोर जोर से हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम कहीं गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब वो मोती कहता है कि अगर ये मुझे पकड़ने की कोशिश करता तो मैं उसको बेमारे नहीं छोड़ता। बेमारे का अर्थ है बिना मारे। अब नहीं आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। आएगा तो दूर से ही मैं उसकी खबर ले लूँगा। मुझे कैसे लेके जाता है? जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली। नांद मैंने आपको बताया था कि एक चौड़े मुंह वाला बर्तन होता है जिसके अंदर उनको चारा है, भूसा है, जो भी उनको बैलों को खिलाना होता है वो सामग्री उसमें डाल दी जाती है। उसे नांद कहते हैं। उसमें खली, भूसा, चौकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के, बहुत सारे लड़के वहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह का अर्थ है उत्साह। ये उत्साह जो शब्द है ना, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है उत्साह। उसी समय मालकिन आई। मालकिन कौन? वो झूरी की पत्नी। वो आई और उसने आकर के दोनों बैलों के माथे चूम लिए। ये प्रथम अध्याय 2 बैलों की कथा कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। नमस्कार।